नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं राजस्थान के सिरोही ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। यह बात उस समय की है जब मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद चल रहा था, तो हमारे बीच शायद 1-2 महीने से वह सब कुछ नहीं हुआ था। मुझे काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा था। मैंने एक प्राइवेट लग्जरी बस में जाने का फैसला किया। मैं रात की 8 बजे की गाड़ी से निकला। गाड़ी में बहुत भीड़ थी, तो मुझे सबसे आखिरी वाली स्लीपर सीट मिली। वो भी मुझे खिड़की वाली स्लीपर सीट मिली, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना भी पसंद नहीं करता था। गाड़ी पूरी भर गई थी। अब मैं अपने आप पर खुश नहीं था कि काश सरकारी गाड़ी से जाता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि वहाँ तो किराए भी थोड़ा कम होता और मेरे थोड़े पैसे बच जाते। आते वक्त मैंने कोई चादर या शॉल भी नहीं लिया था। मेरे बगल में 2 जवान लड़के बैठे थे। गाड़ी निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से ज़ोरदार ठंडी हवा से मैं कांपने लगा। मैं तो ठंड से मरा जा रहा था। ऐसे में गाड़ी हिम्मतनगर रुक गई। जो लोग उतरे उनकी जगह जो खड़े थे वह बैठ गए। मैं अपनी सीट पर सिकुड़ कर सो गया। मेरे बाजू वाले जवान लड़के भी आगे उतर गए। गाड़ी फिर से चलने लगी। 1 घंटे के बाद बस एक हाईवे के किनारे बने रिसोर्ट पर रुकी। सब लोग खाना खाने और बाथरूम जाने के लिए उतर गए। मैं भी उतरकर बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ गया। मुझे खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने नाश्ता मंगवाया। बाकी सब लोग खाना खाने लगे। मैं नाश्ता करके खड़ा था कि पास में एक जनरल स्टोर था। वहाँ पर कुछ रुमाल लटके हुए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक रुमाल खरीद लेता हूँ, जिससे ठंड से बचने में थोड़ी राहत मिल जाएगी। वहाँ मुझे अजीब तरह का बोर्ड लगा हुआ दिखा। मैंने उस दुकानदार से पूछा कि कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। वह बोला, साहब अकेले सफ़र कर रहे हैं। मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो 2 लड़की आती है आज वह भी नहीं आई। 400 रुपये में आपका काम बन जाता। मैं अपने नसीब से थोड़ा उदास हो गया था। 1-2 महीने से प्यास नहीं बुझी थी। ऊपर से इतनी ठंड से मेरी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। मैं मन ही मन अपनी बीवी के साथ वाले पल को याद करने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ फीलिंग होने लगी। फिर सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूँगा। आज मेरा बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन अभी भी कुछ कर नहीं सकता था सिवाय नियंत्रण के। फिर वहीं बस की खिड़की में लेटे लेटे कब मुझे नींद आ गई मुझे पता न चला। फिर मेरी आँख खुली तब गाड़ी बीच रास्ते में रुकी। मैंने खिड़की से बाहर जाग कर देखा तो एक भाभी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी पर चल रही थी। इतनी रात को ये भाभी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह भाभी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह किसी भी तरीके से नहीं लग रही थी कि वह 2 बच्चों की माँ हो। बस कंडक्टर ने उस भाभी को बस के अंदर करके बस का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अब बस पूरी तरह से भर चुकी थी। कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। भाभी कहीं बस कंडक्टर के बगल में बैठ गई और फिर कुछ देर के बाद मेरे बगल में जो एक फैमिली बैठे हुए थे उनकी मंजिल आ गई थी। मैंने मन ही मन में सोचा कि शुक्र है ये फैमिली उतरे तो सही, क्योंकि जब से मैं सो रहा था उनके बच्चे ज़ोर ज़ोर से बातें किए जा रहे थे। मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और ऊपर से इस ठंड की वजह से तो मेरी हालत और ख़राब से बदतर होती जा रही थी। मेरी बगल की सीट खाली हुई तो भाभी ने वहाँ से देखा तो मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर वो भाभी थोड़ी सी शर्माई थी। मैं भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर गाड़ी जब चली रही थी ऊपर में खिड़की से बहुत तेज़ हवा अंदर आ रही थी। ठंड और ज़्यादा लगने लगी थी। उस भाभी को भी ठंड लगने लगी। उसने अपने छोटे से बैग में से एक कंबल निकाला और खुद अपने बच्चों को उड़ा दिया। ठंड ज़्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर कँपाने लगा था। यह देखकर भाभी मुझे कहने लगी, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके दिए हुए कंबल को मैंने अपने आप को ओढ़ लिया। अब मुझे इतनी राहत मिल रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब मेरी और भाभी की बात होने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि वो अपने घर जा रही है और उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वह बिल्कुल अकेली है और वह फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से उसे रात को आते हुए देरी हो जाती है। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर मुझे दया आ गई।
तथा मुझे उसकी खूबसूरती देखकर भी रहा नहीं गया। मैं उस पर फिदा हो चुका था। वह दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ मोहित हो सकता था। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी। अचानक ही रुकी तो औरत मेरे सीने से लगी। मेरे करीब इतने आते हुए देख वो थोड़ी शर्मा गई। मैं भी अंदर ही अंदर बहुत शर्मा रहा था। मेरा दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा था। 1-2 महीने से मेरी बीवी से वह सब किए बिना था, लेकिन मैं खुद पर बहुत काबू किए हुआ था और फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई। उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे। पूरी बस के लोग इतनी ठंड में सो रहे थे, या तो कुछ लोग जाकर मोबाइल से बात कर रहे थे। मेरी बस की लास्ट सीट थी, तो इस वजह से कोई भी हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने कंबल ओढ़ी हुई थी, फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी, हम लोग एक दूसरे की दोनों ने बस का सफ़र कुछ ऐसे ही तय किया। फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया, जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे का प्यार का इजहार किया। मैं जब उसका हाथ पकड़ा तो वह काफ़ी ज़्यादा मुलायम था और दिखने में काफ़ी ज़्यादा हसीन थी। जब वह मेरे गले लगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, जो मुझसे उसकी तरफ ही और ज़्यादा खींची जा रही थी। मैं खुद भी काबू हो गया था, मैं खुद बेकाबू हो गया था। इस वक्त मुझे अपनी बीवी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं इस वक्त बस इन्हीं पलों को अच्छे से गुजारना चाहता था। फिर वह औरत मुझे कहने लगी वह अभी कुछ देर बाद बस से उतर जाएगी, क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर मैं तो बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मैंने उसे कहा यह कैसे संभव हो सकता है। उसने कहा हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है, वह सो रही होगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर फिर खूब प्यार करेंगे। हमें एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। जब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर तो मैं दीवाना सा हो गया। मैं तो अंदर ही अंदर खो बौखला गया था। मैं तो बस कैसे भी करके अब सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि यह तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी और उसके जिस्म से इतनी बेइंतहा खुशबू थी जो उसकी तरफ खींचते जा रही थी। मुझे खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा था और मैं भी उसे कह दिया कि मैं भी उसके साथ हूँ, गाड़ी से यही उतर जाऊँगा। अब मैं भी वह सब चाहता था जो वह चाहती थी। जब हम गाड़ी से उतरे तब मुझे अपने साथ एक झोपड़पट्टी इलाके में लेकर गई। मुझे लगा कि शायद यहीं सब रहती है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझे तो पता नहीं क्या हुआ कि वह जैसा जैसा कहती जा रही थी, मैं वैसा वैसा कहता जा रहा था। मैं उसी के कदमों पर उसके साथ चलने लगा। जब मैं उसके साथ रास्ते पर जा रहा था जहाँ खूब घना अंधेरा था और जहाँ आसपास पूरा झोपड़पट्टी मकान बने थे, उस एरिया के बीचों बीच एक छोटा सा पतरे का झोपड़ी बनी हुई थी। फिर मुझे लगा कि शायद यही उसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा था और वह भी मेरे साथ तड़प रही थी। जब हम दोनों उसे चौल के अंदर गए तो चौल के अंदर का मंजर देखकर मैं तो पूरा चौंक उठा। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम में मुझे अपने साथ ले गई। उस रूम पर एक बहुत ही मुलायम सा एक बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे ही बिस्तर पर पड़ा, फिर मेरे साथ वह सब जो मैं कब से करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हम लोग उठे, पीछे से 4 हट्टे कट्टे आदमी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन सबको देखकर मैं तो चौंक उठा था। मैं जब उसको डर से पूछा कि यह आदमी कौन है, तो वह मुस्कुराने लगी और इतनी तेज़ हंसने लगी जैसे कि वह कोई शैतान हो। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि यह मेरे साथ क्या हो रहा था। वह लोग इतना भी मुस्कुरा क्यों रहे थे। वह चारों आदमी मेरे करीब आकर खड़े हो गए और फिर मेरा गिरेबान पकड़कर कहने लगे, जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं वह अभी के अभी निकाल कर दो, नहीं तो हमने तुम्हारी ये वीडियो बनाई हुई है। यह वीडियो तुम्हारी बीवी को और पूरी दुनिया वालों को हम दिखा देंगे। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। इसका क्या मतलब। जब मैंने उस भाभी की तरफ देखा तो वह कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ़ मर्द को जो अपनी बीवियों के बिल्कुल होते नहीं, और वह दूसरी महिलाओं के क्या होंगे। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे आदमियों को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर उनको मदहोश कर देती हूँ।
और उसके बाद वह सब कुछ कर उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वह मेरी डिमांड पर उतना पैसा नहीं देते तो मैं उन्हें लायक भी नहीं छोड़ती। अब यह सब सुनकर तो मेरे बहुत पसीने छूटने लगे थे। मेरे शरीर जो पहले गर्म गर्म था अब तो ठंडा पड़ गया था। मैं अब सोच भी नहीं सकता था कि भोली सी सूरत वाली महिला इतनी बड़ी सातिर भी होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने मुंबई काम करने जाने के लिए जितने पैसे घर से लिए थे मैंने सब उनको निकाल कर दे दिए, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी जाने ना दिया। मैं चाहता था कि कैसे भी करके मैं इस एरिया से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वह लोग कहने लगे कि अभी के अभी मैं उन्हें 1 लाख रुपए दूं। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम लोगों को इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला कर दूँ। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वहाँ तुम लोगों को निकाल कर दे दिए हैं। लेकिन वह मुझे और धमकाने लगे। वह और मुझे धमकाने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें जान से ही मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले। तो उन्होंने मेरे पास से मेरा एटीएम भी निकाल लिया था। वो कहने लगे हम तुम्हारे साथ एक एटीएम मशीन पर चलेंगे, वहाँ पर जाकर तुम हमें पैसे निकाल कर दे दो और उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे। अगर तुमने वहाँ जाकर कुछ भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारी यह वीडियो हम तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाएगी। मैंने आते आते उस भाभी को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था। मैंने अपने घर का भी पता बता दिया था और बातों ही बातों में उसने मेरे कामकाज के बारे में भी पूछा था और मेरी पत्नी के बारे में भी, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ उस भाभी ने मुझसे पूछा। जो वह पूछती गई मैंने सब कुछ उसे बता दिया था। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीवी का नंबर भी निकाल लिया, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। मैंने उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकाल कर दे दिए। उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। उसके बाद मैंने कसम खा लिया मैं किसी भी गैर महिला पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखूँगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ ही वफादार रहूँगा। अब मैंने मुंबई काम पर जाने का भी कैंसिल कर दिया। मैं तुरंत वापस अपने घर चला गया और अपनी बीवी से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उसे कुछ भी रास्ते के बारे में नहीं बताया था। मैंने जो उससे कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए वापस तुम्हारे पास आ गया। यह सब सुनकर वह बहुत मुस्कुराई और मेरे बस सीने से लगा गई। अब हम दोनों ने मिलकर वह सब किया जो कई दिनों से हमने नहीं किया था। तो दोस्तों इस कहानी में यह सीख मिलती है कि कभी भी गलत राह की तरफ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान खुद का ही होगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।